वेलकम बैक फ्रेंड्स। ज्ञान उपार्जन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश क्या है, दर्पण के बारे में पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। बहुत ही साइज में छोटा होगा, उल्टा और वास्तविक। जब वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो क्या होगा? उसका जो इमेज है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगी, छोटा ही रहेगा और उल्टा और वास्तविक होगा। नेक्स्ट कंडीशन में जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वो वक्रता केंद्र पर ही बनती है और वक्रता केंद्र पर बनने के साथ साथ समान आकार की हो जाती है, उल्टा और वास्तविक होती है। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन है वक्रता केंद्र और इंफिनिटी के बीच में हो जाती है। ये साइज में बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। जब हम लोग इसे फोकस पे रख देते हैं तो बिल्कुल वो अनंत पे बन जाती है, उसकी जो प्रतिबिंब अनंत पे बन जाती है और साथ ही साथ उल्टा और बड़ा होगा। और जब वस्तु को फोकस पे रख दिया जाए तो अनंत पे वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा और वास्तविक होगा। और जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनती है, वो काल्पनिक होती है और सीधी होती है और वस्तु से बड़ी होती है। तो उत्तल दर्पण में हम लोग देखे थे कि उसमें वस्तु दर्पण के सामने कहीं भी अगर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब का निर्धारण है वो फोकस और पोल के बीच में ही होता है और वो वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा और काल्पनिक बनती है और वो सीधी बनती है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी वस्तु किस कलर का दिखेगा, किस रंग का दिखेगा, ये प्रकाश के परावर्तन पे ही निर्भर करता है। और कोई भी वस्तु उसी रंग का दिखता है जो रंग को वो परावर्तित कर देता है और बाकी रंगों को वो क्या कर लेता है? सोख लेता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि ये वस्तु है और इधर पे हम लोग देख रहे हैं कि सारा कलर है। अगर यहाँ सफेद वस्तु है, कुछ भी है, मान लेते हैं मिल्क है या कुछ भी क्लोथ है या पेपर है, कुछ भी है, अगर वो व्हाइट है, अगर हम लोग उसको सफेद वस्तु को सफेद कलर में ले जाते हैं, कोई भी सफेद कलर में, तो वो कैसा दिखेगा? सफेद दिखेगा। अगर उसे लाल कलर में ले जाते हैं तो लाल दिखेगा, ग्रीन कलर में ग्रीन, ब्लू कलर में ब्लू, येलो कलर में येलो। तो जो सफेद कलर है वो वर्ण विक्षेपण में हम लोग पढ़ेंगे कि सफेद कलर 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो इसमें 7 रंग हैं, तो इसीलिए क्या है कि जिस कलर में ये जाता है, जो रंग में अगर हम लोग उसे देखते हैं वो उस कलर को परावर्तित कर देता है और बाकी कलर को वो सोख लेता है। लेकिन सफेद की जगह अगर हम लोग लाल वस्तु को देखते हैं तो ये सफेद कलर में तो ये लाल दिखता है और लाल कलर में भी ये लाल दिखता है, लेकिन और अन्य कलर में ये सभी क्या हो जाते हैं? ब्लैक हो जाते हैं। ये सभी क्या हो जाते हैं? ब्लैक। ये दिखता ही नहीं, ब्लैक दिखेगा। तो लाल कलर है, अगर सफेद में ले जाते हैं तो सफेद तो सारे रंगों का मिश्रण है, तो उसमें से वो ये लाल रंगों को वो परावर्तित करती है तो वो लाल दिखता है। लाल रंग में जब ले जाते हैं तो वो लाल कलर को परावर्तित करती है क्योंकि उसमें लाल कलर है और उसमें कोई अन्य कलर तो है नहीं, तो वो उसमें तो लाल दिखती है, लाल कलर में वो लाल दिखती है। लेकिन जैसे ही ग्रीन में ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो ब्लैक हो जाता है। हरा, व्हाइट में वो दिखेगा हरा और हरा में वो हरा दिखेगा, बाकी अन्य स्थितियों में क्या हो जाएगा? ब्लैक। उसी तरह से पीला को देख रहे हैं कि सफेद में पीला और पीला कलर में पीला, बाकी अन्य स्थितियों में ये क्या हो जाता है? काला। तो यहाँ हमें इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान देना है कि कोई भी वस्तु जो अपने कलर की दिखती है वो उसी कलर को परावर्तित करती है और अन्य कलर को क्या कर लेती है? सोख लेती है। यही कारण है कि जब किसी वस्तु को व्हाइट लाइट में ले जाते हैं तो वो अपने कलर की दिख पाती है, या जो वो कलर है अगर वैसे कलर में ले जाते हैं जैसे कोई भी वस्तु पीला दिख रही हो
और हम पीला कलर में ले जाते हैं। पीला रंग में कोई भी प्रकाश का स्रोत पीला है, वहाँ से पीला आ रहा है तो वो पीला दिखेगा, लेकिन अन्य प्रकाश में अगर देखने पे वो काला दिखने लगता है। तो हम लोग यहाँ समझ गए कि कोई भी वस्तु वो अपने रंग का क्यों दिखता है, क्योंकि सिर्फ वही रंग को वो परावर्तित करती है और अन्य प्रकाश को वो सोख लेती है। कुछ ऐसे वस्तु है जो किसी भी प्रकाश को वो परावर्तित ही नहीं करती, तो वैसे वस्तु क्या दिखेंगे, वो हमें दिखेंगे ही नहीं। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर इसका लिया जाए तो ब्लैक होल है, जिसको कृष्णिका पिंड भी कहते हैं। तो कृष्णिका पिंड जो अंतरिक्ष यात्रियों को जो दिखते, अंतरिक्ष यात्री अगर उसके एहसास करते हैं वो दिखेंगे नहीं। जो कृष्णिका पिंड है, ब्लैक होल, अपने से होकर प्रकाश को भी पार नहीं होने देती, तो पूरी प्रकाश को अवशोषित कर लेते, इसी कारण वो दिखता ही नहीं है, वो ब्लैक धब्बा के समान होती। दर्पण का सूत्र, इसमें दर्पण का सूत्र में देख रहे हैं 1/u + 1/v = 1/f। यहाँ पे u है वो वस्तु की दूरी है, जो दर्पण के जो पोल है वहां से ही हम लोग, मान लिया ये दर्पण है, अवतल दर्पण, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये उसके ध्रुव हो गए, ये एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस अक्ष हो गया, ये मेन इसका अपर्चर हो गया, द्वारक इसको कहते हैं। ये कहीं भी वस्तु ले लेते हैं, सपोज दैट वक्रता केंद्र से परे में रखे हैं, ये भी वस्तु है, तो ये वस्तु और ध्रुव जितनी भी दूरियां हैं इसके ध्रुव से ही मेजर किया जाएगा, नापा जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसका यही u कहलाता है। यहाँ पे बन गया a', b', तो ये दूरी हम लोग का क्या कहलाएगा, यही प्रतिबिंब की दूरी है v। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो फोकस कहलाएगा, फोकल लेंथ f, ठीक है। तो जो u है वो वस्तु की दूरी है, ध्रुव से वस्तु के बीच की जो दूरी है इसी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, u। और जो v है वो v क्या है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, और f ये फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ, ये f हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दर्पण का फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f। बहुत ही आसान है याद रखने में, इसी पे ही हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब देख लेते हैं आवर्धन। आवर्धन देखने के लिए हम लोग देख लेंगे कि आवर्धन क्या है। तो आवर्धन है किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना। जैसे हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे कि इसकी वस्तु की स्थिति के अनुसार ये उसकी जो प्रतिबिंब बनती है वो बड़ा या छोटा बनता है, तो ये इसी को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन क्या है कि ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यहाँ पे देख रहे हैं ये वस्तु है, तो ये वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की जो अनुपात है, रेशियो है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को और भी हम लोग दिखाते हैं कि जो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के भी अनुपात है, इसमें माइनस ये फॉर्मूला में ही है, जो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को भी हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अब एक और हम लोग देखे थे कि जब साइन फार्मूला हम लोग देखे थे कि जो मिरर के जितने भी लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होता था वो हम लोग निगेटिव लेते थे, और जो मिरर के राइट साइड में जो होता था वो पॉजिटिव होता था। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल है। जब वर्टिकल अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं
तो जो बाई एक्सिस हो गया, बाई एक्सिस, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बाई एक्सिस जो ऊपर में है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो वर्टिकली डाउन है बाई एक्सिस के निगेटिव साइड में वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो नीचे में अगर हम लोग लेंगे वर्टिकली डाउन, तो वर्टिकली डाउन कहीं भी लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसमें नीचे में ये निगेटिव हो जाएगा, और जब ऊपर में लेंगे बाई डायरेक्शन में तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आवर्धन जो है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, इसके मतलब क्या है कि वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। जब भी पॉजिटिव बनेगा, जब भी पॉजिटिव आता है आवर्धन तो ये काल्पनिक हो जाएगा, और जब ये निगेटिव आएगा तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहेगा, तो वास्तविक रहेगा। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है अगर वो पॉजिटिव रहता है तो वो सीधा बनेगा, मतलब जो प्रतिबिंब है वो सीधा रहेगा, और जब ये निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। इसका यूज हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, एक न्यूमेरिकल जो प्रकाश के परावर्तन पे ही है, तो देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर का कोई बिंब मतलब वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। जो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखें कि दर्पण कौन सा दिया गया है, तो उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की हम लोग बात कर लें कि उत्तल दर्पण में क्या क्या होगा। तो उत्तल दर्पण में जितना भी है वक्रता केंद्र, तो वक्रता त्रिज्या इधर ही होगी, फोकस इधर ही होगी, इधर जितने भी डिस्टेंस होते हैं सभी पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, अब अगर ऊपर का डिस्टेंस बताए थे तो ये ऊपर में पॉजिटिव होता है, नीचे का डिस्टेंस निगेटिव होता है। लेफ्ट राइट साइड में ये पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट साइड में ये निगेटिव हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं 5 सेंटीमीटर का कोई बिंब, मतलब जो वस्तु है वो 5 सेंटीमीटर हाइट का है, तो यहाँ पे जो हाइट होगा वस्तु का एच वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, अगर वक्रता त्रिज्या यहाँ पे दिया है 30 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या जानते हैं कि r इक्वल टू क्या होता है, r जो है वो 2f, r इक्वल टू 2f होता है। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन 2, तो r दे दिया है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग निकाल लिए 15 सेंटीमीटर। अब देखेंगे, बोल रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, किसको, तो वो बिंब को। तो जो बिंब की जो दूरी दे दिया गया है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो हम लोग पढ़े थे कि चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल, जो वस्तु को रखते हैं वो हमेशा किधर रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में रखेंगे, और जब लेफ्ट साइड में रखेंगे तो उसका जो साइन होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे -20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे u पता है, f पता है, तो हम लोग दर्पण का फार्मूला से चलेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना है, तो -20 प्लस v निकालना है, f का वैल्यू दिया हुआ 1/15, यहाँ से 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/15, इधर माइनस में है तो इधर आ गया तो प्लस में, v इक्वल टू आ गया 8 प्लस में आया है 8.57। तो एक तो हम लोग का निकल गया। यहाँ पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब तो पहले निकल गया कि प्रतिबिंब 8.57, मतलब कि जो दर्पण से कितनी दूरी पे है 8.57, और ये प्लस कहने का मतलब क्या है कि ये दर्पण के पीछे में रखा हुआ है, तो इधर 8.57 के डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है राइट साइड में, मतलब दर्पण के पीछे। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्रकृति तथा साइज भी निकालना है, इसकी साइज हाइट क्या होगी। तो यहाँ से हम लोग आवर्धन निकाल लेंगे। तो आवर्धन इक्वल टू क्या पढ़े थे, -v/u
तो माइनस v का वैल्यू यहाँ से निकल चुका है 8.57 मतलब 60/7 भी इसको लिख सकते हैं, तो -60/7 और u का वैल्यू कितना आ गया है -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 23 जा m इक्वल टू क्या हो गया 3/7। m यहाँ पे क्या आ जा रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव m आने का मतलब क्या है कि जो भी पॉजिटिव बताए थे कि m जब पॉजिटिव आता है तो वो जो उसके जो प्रतिबिंब की कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर ये कैसा बन जाएगा, वो काल्पनिक बनेगा। अब हम लोग m इक्वल टू क्या जानते हैं, वस्तु प्रतिबिंब की हाइट होता है y वस्तु की हाइट, तो प्रतिबिंब का हाइट तो हमें पता नहीं है। वस्तु का हाइट कितना दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे m का वैल्यू आ गया है 3/7। यहाँ h डैश इक्वल टू क्या कर सकते हैं 3/7 to 5 15/7, तो यहाँ वस्तु जो हाइट आ गया वो कितना आ गया 2.1। और जब ये पॉजिटिव आता है तो कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो वो कैसा प्रतिबिंब कैसा बना, तो सीधा बना। कैसा रहा, काल्पनिक रहा। और वस्तु किधर बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हम लोगों ने प्रतिबिंब की स्थिति पता कर ली दर्पण के पीछे। प्रकृति वो कैसा है, रियल है या इमेजिनरी, तो वो इमेजिनरी बन रहा है। साइज हम लोगों ने निकाल लिया कि उसका साइज कितना होगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक अवतल दर्पण का देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब मतलब वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ से पहले तो देखें कि अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण का ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में क्या क्या होता है। तो जितने भी अवतल दर्पण में आ रहा है सभी के सभी बाएं साइड में आ रहा है, तो सभी क्या लेंगे हम लोग इधर निगेटिव लेंगे। और जानते हैं वर्टिकल में अगर हाइट हम लोग को ऊपर में लेते हैं तो पॉजिटिव, और जब ये नीचे में आता है तो निगेटिव। इतना ही बस ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण में हम लोगों ने क्या देखा था अभी कि जितने भी, क्योंकि ये इधर से ये दर्पण घूम रही थी तो इसकी जो वक्रता केंद्र इधर आएगा, तो सारा हम लोग जितने भी फोकल डिस्टेंस हो गया या जो बस प्रतिबिंब की स्थिति थी सभी पॉजिटिव, ये डायरेक्शन में सभी पॉजिटिव हो जा रहे थे। और इधर हम लोग दर्पण के सामने जो है वो नेगेटिव लेंगे। तो अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया है। तो जो वस्तु का जो डिस्टेंस हो गया u, वो कितना हो गया -27 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिए, ये पता चल रहा है अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण अर्थात कनकेव मिरर में जो भी दर्पण के सामने वो निगेटिव में होगा। तो -27 सेंटीमीटर। जो साइज है वस्तु की साइज, तो वस्तु की साइज की बात कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर साइज का है। तो वस्तु इस तरह से रखा गया है ये मुख्य अक्ष पे, तो इसके पॉजिटिव हो जाएंगे, वर्टिकल अपवर्ड है, ये ऊपर में है। तो h जो है वो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के यहाँ पे दे दिया है कि मान लिया जाए इसके वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, तो जो फोकल डिस्टेंस है वो कितना दे दिया गया है 18 सेंटीमीटर। तो क्योंकि फोकल जो भी फोकस इधर ही बन रहा है दर्पण के बाएं साइड में, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। f इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए था, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उस वस्तु को स्पष्ट फोकसित करने के लिए जो पर्दा रखा जाए तो वो कहाँ पे रखा जाए। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे u का वैल्यू पता है, f का वैल्यू पता है, तो अब अकॉर्डिंग बाय मिरर फार्मूला देख लेंगे। क्या है मिरर फार्मूला, मतलब दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र जान रहे हैं कि 1/u + 1/v इक्वल टू 1/f। तो u का वैल्यू पता है -27, ये हो गया 1/-27।
प्लस v निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, और फोकस दिया हुआ -18 सेंटीमीटर। यहाँ से 1/v इक्वल टू हो गया -1/18, और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में 1/27। यहाँ से v इक्वल टू कितना आ गया -54। तो प्रतिबिंब कितने दूर, पर्दा कहाँ पे रखा जाएगा, तो ध्रुव से 54 सेंटीमीटर दर्पण के सामने में रखा जाएगा। और यहाँ पे माइनस में है तो माइनस करने मतलब कि ध्रुव के सामने, मतलब दर्पण के सामने में रखना है। तो यहाँ से हम लोगों ने बस कहाँ पे रखना है पर्दा को, तो ये पता चल गया। अब प्रतिबिंब का साइज भी हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके लिए अगर आवर्धन निकाल लेते हैं, इक्वल टू कितना होता है -v/u, माइनस v का वैल्यू कितना दे दी, अब आ गया है -54, और u का वैल्यू -27, अर्थात m का वैल्यू आ गया -2। हम लोग जानते हैं कि जब आवर्धन जो है मैग्निफिकेशन माइनस होता है तो वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। रियल मतलब वास्तविक, उसकी जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वास्तविक। तो जो m इक्वल टू -2, m जब आवर्धन माइनस में होता है तो वो वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगी वो वास्तविक होगी। m हम लोग को यहाँ पता चल गया। अब m इक्वल टू और क्या होता है, तो प्रतिबिंब का जो हाइट है वही वस्तु की हाइट। यहाँ m इक्वल टू -2, प्रतिबिंब की हाइट दे दिया गया। प्रतिबिंब की हाइट निकालना है, वस्तु की हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर। यहाँ h डैश इक्वल टू कितना आ गया -14। मतलब कि जो प्रतिबिंब की जो हाइट होगी वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और माइनस करने का मतलब ये डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो 14 सेंटीमीटर। प्रकृति क्या होगी, तो हम लोग देखें कि प्रकृति क्या है, तो ये डाउनवर्ड मतलब उल्टा बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे न्यूमेरिकल में सारा डेटा को ऐड किया गया है। फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, अगर वक्रता त्रिज्या दे दिया गया तो r इक्वल टू 2f वाले फॉर्मूला से। अगर आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे तो उत्तल दर्पण में भी देख लिए, अवतल दर्पण में भी देख लिए। दर्पण का फार्मूला से, मतलब जो भी अगर वस्तु का स्थिति दे दिया है तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग निकाल लिए। कोई भी दो अगर डेटा हम लोग को मालूम है, अगर फोकल डिस्टेंस पता चल गया, वस्तु की स्थिति पता चल गई, तो वहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगी। अगर प्रतिबिंब की स्थिति पता है, फोकस पता है, वहाँ से वस्तु की स्थिति पता चल जाएगी। तब हम लोग पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है, और जब ये पता चल गया क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम लोग फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो उसे दोबारा देखें, आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मैंने सभी बिंदुओं पे चर्चा किया है, हर एक जितने भी तरह से ये पूछा गया है इसमें सारा उसमें इंक्लूड है कि फोकस निकालने के लिए, वस्तु की स्थिति निकालने के लिए, आवर्धन निकालने के लिए, आवर्धन निगेटिव हो तो क्या होगा, आवर्धन पॉजिटिव हो तो क्या होगा, हाइट नेगेटिव हो तो क्या होगा, पॉजिटिव हो तो क्या होगा, सभी साइन पे भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, आप लोग को क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।